तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन। बेसिकली रिफ्रैक्शन है क्या और उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो रिफ्रैक्शन है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले उसे समझते हैं। तो रिफ्रैक्शन टर्म हम यूज करते हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है। उस केस में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है तो लाइट अपने पाथ से बेंड हो जाता है। तो लाइट का अपने पाथ से बेंड हो जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है जबकि मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो, यही रिफ्रैक्शन है। इसमें जो टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी वगैरह मैंने यूज किया है उस सबको मैं आगे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले उसको डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। तो होता क्या है कि सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन के ऊपर एक मीडियम है और उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये क्रॉस एक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस मीडियम को मैंने फर्स्ट मीडियम बोला है और उसके बाद डॉट जो है ये दूसरे मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको मैंने मीडियम 2 बोला है। तो क्रॉस फर्स्ट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट दूसरे मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। और ये लाइन जो दोनों मीडियम को सेपरेट करता है, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन को हम बोलते हैं इंटरफेस ऑफ द ऑप्टिकल मीडियम। तो इसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो जब लाइट किसी एक मीडियम में ट्रेवल हो रही है तो लाइट की जो टेंडेंसी होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने की होती है। तो जब लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल हो रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होगा और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होते होते जब ये दूसरे मीडियम में आता है तो हमारी एक्सपेक्टेड थ्योरी क्या कहती कि लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होना चाहिए। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होता तो दूसरे मीडियम में ऐसे जाता। लेकिन होता क्या है कि लाइट जैसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है वो अपने पाथ को चेंज कर लेता है, उसके पाथ में स्लाइट डेविएशन हो जाता है और लाइट बेंड होके ऐसे जाता है। उस साइड भी बेंड हो सकता था, मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए अभी इस साइड लिया है। कब उस साइड बेंड होगा और कब इस साइड बेंड होगा, नॉर्मल पाथ से कब उधर बेंड होगा और कब इधर बेंड होगा, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से लाइट बेंड हो जाता है दूसरे मीडियम में जाने पे। तो जब बेंड हो जाता है तो लाइट अपने नॉर्मल पाथ से डेविएट हो रहा है, इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम व्हेन देयर ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट। अगेन मैं टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी यूज कर रहा हूं, उसको अभी बस ध्यान में रखो, आगे मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है तो इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, अपने नॉर्मल पाथ से उसका डेविएशन हो जाता है। मतलब नॉर्मल पाथ क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेड पाथ है कि वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, उससे डेविएशन हो जाता है। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब ये डेविएट हो जाता है तो डेविएशन किधर होगा, किन किन चीजों पे ये डेविएशन डिपेंड करता है, उस सब को अब हम डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसको समझने के लिए हम कुछ टर्म डिफाइन करते हैं, उसके बाद उस बेसिस पे हमने रिफ्रैक्शन का लॉ दिया वो पढ़ते हैं और सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइट आ रही है फर्स्ट मीडियम से और इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ये लाइट जो पहली मीडियम में लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है। light coming from the first medium which falls on the interface। क्योंकि वो इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है इसलिए हमने इसको इंसिडेंट रे बोला है। उसके बाद ये जो पॉइंट है जहां पे इंसिडेंट हो रहा है इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। The point on the interface where incident ray falls on the interface is called point of incidence। इसको हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला।
At the point of incidence, we draw a line which is perpendicular to the interface. एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता हुआ, और इस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ऑब्जर्वेशन है, अब इसकी जरूरत नहीं है, जो भी ऑब्जर्वेशन हम होगा हमारा नॉर्मल के अकॉर्डिंग होगा। तो when light travels from one medium to another medium, it deviates from its normal path। अब डेविएशन कब टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा और कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड करता है दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यहां पे इन दोनों के कंपैरिजन में मैंने ऑप्टिकली रेयरर मीडियम फर्स्ट को बोला है क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सेकंड से कम है। अगेन ये टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी मैं अभी थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, कंफ्यूज मत हो। अभी जो है बस जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उस पर ध्यान दो। तो जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। एंड और एक दूसरा केस भी हो सकता है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसको मैं यहां दिखाता हूं। तो ये मैंने इंटरफेस ड्रॉ कर दिया है दो मीडियम का। डॉट डॉट वाला मीडियम मैंने नीचे रखा है, जैसे कि इस केस में मैंने दिखाया था। ये हमारा सेकंड मीडियम है और ये क्रॉस जो फर्स्ट मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैंने इंटरफेस से ऊपर रखा है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, फर्स्ट मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। जैसा मैंने यहां लिया था वैसा भी मैंने यहां लिया है। अब मान लो कोई लाइट सेकंड मीडियम से इंसिडेंट हो रहा है इंटरफेस पे, क्योंकि ये लाइट इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है तो इस केस में ये इंसिडेंट रे है, ये हमारा हुआ इंसिडेंट रे, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। नाउ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसका जो एक्चुअल पाथ था स्ट्रेट लाइन में वो ऐसे था, लेकिन वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाता है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जो उसका एक्चुअल पाथ था उससे दूर हो जा रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर वो सीधा जाता स्ट्रेट लाइन में जाता तो वो ऐसे जाता, अब क्योंकि वो इधर आ गया तो हम बोलेंगे कंपैरिजन में इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल से दूर चला गया है। तो ये तब होगा जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। रेयर से डेंसर जाएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस चीज को हम यहां भी बोल सकते थे कि लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो इस पाथ से जा रहा है। सो यहां पे पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एक फिनोमेना आ जाता है। एट एनी पॉइंट इफ द पाथ ऑफ द लाइट इज रिवर्स्ड, इट विल फॉलो द सेम पाथ इन विच इट वॉज ट्रेवलिंग। अगर लाइट किसी पाथ से आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पर उसके पाथ को रिवर्स कर दें तो एग्जैक्टली वो वही पाथ फॉलो करता हुआ जाएगा जिस पाथ से वो आ रहा था। तो जैसे अगर लाइट ऐसे आ रहा है और इस पॉइंट पे मैं इसके पाथ को रिवर्स कर दूं तो वो बिल्कुल ऐसे करके जाएगा, ऐसे। और अब क्या हो रहा है, वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल यही पाथ फॉलो करेगा। दैट मींस ये फिनोमेना यहां ऑब्जर्व हो रहा है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जिस पाथ से आया है अगर पाथ जस्ट रिवर्स बैक कर दे तो उसी पाथ से लौट जाएगा। तो मतलब जब यहां रिवर्स करोगे तो वो ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से चला जाएगा। तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि जब वो डेंसर से रेयरर में जाएगा तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरे मीडियम में लाइट रेज बेंड होके गया, तो जो दूसरे मीडियम में लाइट रे गया है तो इसको हम बोलते हैं ये रिफ्रैक्शन के बाद गया है, तो इसको हमने नाम दिया रिफ्रैक्टेड रे। तो इसी तरह से यहां पे ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब
हम एक दो टर्म और डिफाइन करते हैं। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और the angle between incident ray path of the light and the refracted ray, ये जो एंगल है ये हमारा इंसिडेंट रे का पाथ है और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे पाथ ऑफ द लाइट एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। हम बोलते हैं इसका इतना डेविएशन हो गया है। तो ये सारे टर्म इस बेसिस पे आ गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो रिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मीडियम के ऑप्टिकल डेंसिटी में डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ये देखा गया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर किसी मीडियम में लाइट जा रहा है और उसकी स्पीड कम हो गई है तो हम बोलेंगे कंपैरेटिवली उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो जैसे इसमें लाइट रेज फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा है और ये इधर बेंड हो गया, तो हमने इस फेनोमेना में क्या एज्यूम किया है कि सेकंड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है और फर्स्ट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। इसका मतलब हुआ फर्स्ट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सेकेंड मीडियम में जो लाइट की स्पीड है। जब सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड आती है तो सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, तो इसलिए उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी और ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये बेंड हो जाता है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का आइडिया समझ आया, इसको और एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का आइडिया जो है वेलोसिटी के टर्म्स में है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड सेम नहीं होती है, उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो वो मीडियम कंपैरेटिवली ऑप्टिकल डेंसर होगा, मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर किसी मीडियम में लाइट रे जाता है और उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो मीडियम कंपैरेटिवली लेस ऑप्टिकल डेंसर होगा। ठीक है, यहां समझ में आ गया। लेकिन अभी भी क्वेश्चन ये बनता है कि जब सेकंड मीडियम में गया, चलो मान लिया उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन वो बेंड क्यों हुआ? भाई लाइट यहां तक पहुंचा, वो बेंड क्यों हुआ? अब उसको कुछ ऐसा तो आया नहीं होगा ना कि अरे ये वाला रास्ता जो है छोटा है, इस रास्ते से चले, वो वाला रास्ता बड़ा पड़ेगा। घर जाने के लिए ये वाला रास्ता छोटा है तो इधर से चल दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि लाइट बेंड हो गया? भाई वो सीधा पाथ से क्यों नहीं गया? तो यहां पे लेकिन क्वेश्चन अभी भी उठता है कि इंसिडेंट रे जब यहां है उसके बाद वो सीधा पाथ से क्यों नहीं गया, बेंड क्यों हो गया? भाई सीधा पाथ से भी तो वो जा सकता था, बेंड होने में क्या हुआ? क्या उसके मन में क्या आया, लाइट के मन में? अगर हम ऐसा सोचें तो भाई लाइट को क्या लगा? क्या उसको ये लगा कि अरे घर जाने का ये शॉर्टेस्ट रास्ता है तो इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से दूर पड़ेगा, ये रास्ता छोटा है? क्या ऐसा हुआ? तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, लाइट को थोड़ी पता चलेगा। तो बेसिकली जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपरली वो वेव ऑप्टिक्स से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स में वो क्लियरली वहां पे समझ में आ जाएगा, इसलिए इस चीज को यहां छोड़ दो। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि लाइट का ट्रेवल हो कैसे रहा है। जब लाइट इंटरफेस पे पड़ता है तो एक्चुअली में उसका जो आगे मोशन होगा वो कैसे होगा, इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है, जिसको कि वेव ऑप्टिक्स में अच्छे से समझाया गया है। तो होता क्या है, जब लाइट इंटरफेस पे पड़ेगा तो उसके बाद आगे मोशन होगा क्या? क्या उसका प्रोसेस है? प्रोसेस ये है कि इंटरफेस पे जो दूसरा मीडियम है उसके जो मॉलिक्यूल या एटम है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे री रेडिएट करते हैं, वापस रेडिएट करते हैं, और वो रेडिएशन जो है, वो जो रेडिएशन की वजह से जो लाइट एनर्जी आई है वो फिर आगे ट्रेवल करता है। मतलब लाइट ट्रेवल प्रोसेस क्या है कि दूसरे मीडियम के मॉलिक्यूल या एटम लाइट एनर्जी को जो उस पे इंसिडेंट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद उसे री रेडिएट करेंगे, और वो जब री रेडिएट करेंगे तो लाइट आगे इस मीडियम में जाएगा। तो बेसिकली इस मीडियम में जो ट्रेवल करेगा वो डिपेंड करता है दूसरे मीडियम के मॉलिक्यूल और एटम किस डायरेक्शन में रेडिएट कर रहे हैं।
तो इसका मतलब हुआ जो सेकेंड मीडियम के मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में लाइट रेज को रेडिएट कर रहे हैं। अब वो इस डायरेक्शन में क्यों रेडिएट कर रहे हैं उसको कैसे हम डिसाइड करें, तो वो वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फिर वो मॉलिक्यूलर फिनोमेना वगैरह हो जाएगा जो कि तुम्हारे अभी फिलहाल काम का नहीं है। तो वेव ऑप्टिक्स में काफी कुछ समझ में आ जाएगा। बेसिक यही समझ लो कि लाइट का जो ट्रेवल प्रोसेस है वो ये है कि लाइट एनर्जी जब इस इंटरफेस पे पड़ेगा, दूसरा मीडियम का मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करके री रेडिएट करेगा, और जब वो री रेडिएट करता है तो लाइट का पाथ इस डायरेक्शन में आ जाता है। तो वो मॉलिक्यूल की मर्जी है, वो अपना उसका प्रोसेस है कि भाई वो ऐसे री रेडिएट करता है, इस वजह से जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है तो थोड़ा सा उसका और अंडरस्टैंडिंग वेव ऑप्टिक्स में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सब टर्म हमने समझ लिया रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा आउटलाइन क्या था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ऑप्टिकल रेयरर मतलब दो मीडियम का कंपैरिजन है, जिसकी डेंसिटी कम है उसको मैं ऑप्टिकली रेयरर बोल रहा हूं, और दूसरे का जिसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसको डेंसर मीडियम बोल रहा हूं। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इफ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये फेनोमेना है। अब इस बेसिस पे हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डिफाइन किया। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तुम 10th में भी पढ़ चुके थे, उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सटेंड करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वो एक ही प्लेन में होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बोर्ड एक प्लेन है, नॉर्मल मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है और इंसिडेंट रे भी अलोंग द बोर्ड ही आ रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी बोर्ड पे ही रहेगा। दे विल लाई इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल बोर्ड पे है, इंसिडेंट रे भी बोर्ड पे आ रहा है, बट रिफ्लेक्टेड रे ऐसे करके बाहर आ जाएगा बोर्ड से बाहर, ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोनों बोर्ड पे है तो ये भी बोर्ड पे रहेगा, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, ये सर्टेनिटी है। तो पहला लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और जो इसका दूसरा लॉ तुम बोल सकते हो, डेविएशन के बारे में बता सकते हो कि व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर टू ऑप्टिकली डेंसर इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन light travel from optically denser to optically rarer medium it bends away from the normal। किसी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसको अभी आगे बताऊंगा। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है। ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर विल बी इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जो टर्म ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से हम दिखाते हैं। और फर्स्ट मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने उसको n1 नाम दिया, और सेकेंड मीडियम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हमने n2 नाम दिया है। तो जो रिफ्रैक्शन का थर्ड लॉ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड है, जिसको हमने स्नेल्स लॉ दिया था। और स्नेल्स लॉ कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट जो है वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा, गिवन दैट आई नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला आई इक्वल टू 0 पे वैलिड नहीं होगा। बाकी जगह हम कह सकते हैं सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगा। तो यहां पे जो फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकेंड मीडियम वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, और फर्स्ट मीडियम वो मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे है। आई हमारा इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का एंगल है, और आर हमारा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल है। तो ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में बेसिकली
जिस मीडियम में आर का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, वो हमारा सेकंड मीडियम है, और जिस मीडियम में आई का फॉर्मेशन हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, वो फर्स्ट मीडियम है। और इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंपैरिजन है ये एक तरह से, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दो टर्म यूज हो गया, एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टर्म सब क्या है अभी हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पे मैंने क्या कहा है कि ये फॉर्मूला वैलिड है आई जब जीरो के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि जब आई जीरो के इक्वल होगा तो उस केस में ये डायग्राम किस तरह से आ जाएगा, तो ये हमारा सेकंड मीडियम है, ये हमारा फर्स्ट मीडियम है, और जब लाइट I इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ? I इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ लाइट रे इज इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल। जो नॉर्मल लाइन है उसी के अलोंग इंसिडेंट रे भी आ रहा है ऐसे। तो जब इंसिडेंट रे इज अलोंग द नॉर्मल तो उस केस में उसका डेविएशन नहीं होगा और वो स्ट्रेट लाइन में आगे मीडियम में चला जाएगा। तो क्योंकि जब I जीरो होगा तो R भी जीरो होगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर I और R को तुम जीरो रखते हो तो ये साइन जीरो बाई साइन जीरो का रेशियो हो जाएगा, मतलब जीरो बाई जीरो आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, मतलब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल नहीं हो सकता। इसलिए I इक्वल टू जीरो पे ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, बाकी जगह ये वैलिड होगा। तो ये हमारा सारा रिफ्रैक्शन का डिस्कशन का पार्ट है, जिसमें रिफ्रैक्शन है क्या, उसके क्या टर्म है, और स्नेल्स लॉ हमने बता दिया।